जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल स्पेशल 2026 के लिए जीके के 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको बताना है जो पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वो कब मतलब कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। और किसके शासनकाल में? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में ये जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो आयोजित की गई। और ये राजगृह में की गई थी, सप्तपर्णी की गुफाओं में। सप्तपर्णी गुफा में ये आयोजित की गई। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं बता दूं, ये जो पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। महाकश्यप पहली बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। और इस परिषद में सूत्र पिटक और विनय पिटक, ये दो जो ग्रंथ हैं, इनका संकलन भी हुआ था। तो आप याद रखिएगा, पहली बौद्ध परिषद अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। क्या आपको पता है कि अजातशत्रु किस वंश का राजा है? तो आप याद रखना, अजातशत्रु हर्यंक वंश का राजा है। ठीक है, हर्यंक वंश। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूसरी जो बौद्ध परिषद थी वो किसके काल में हुई थी? तो दूसरी हुई थी आपकी कालाशोक के टाइम में, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम में, और चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम में। तो ये चार जो बौद्ध काउंसिल आयोजित की गई थी वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के टाइम में, तीसरी अशोक के टाइम में, और चौथी कनिष्क के टाइम में। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, निकोलो डी कॉन्टी सन 1420-21 में भारत में आया। और उस समय जो विजयनगर साम्राज्य में शासन था वो किसका था? तो वो थे देवराय प्रथम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी जो व्यक्ति था निकोलो डी कॉन्टी, ये भारत आया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या क्या कहा गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के गरम दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक। और मैं आपको बता दूं, वर्ष 1916 में इन्होंने होम रूल लीग भी शुरू की थी। तो होम रूल लीग जो शुरू की गई भारत में, वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी 1916 में। और इनके दो समाचार पत्र भी हैं, एक है मराठा और एक है आपका केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी। मैं आपको बता दूं, मराठा अंग्रेजी का अखबार है और केसरी ये मराठी का अखबार है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की दो किताबें आपके एग्जाम में बहुत आती है, एक गीता रहस्य बहुत आती है, गीता रहस्य, और एक है द ओरियन। तो गीता रहस्य, द ओरियन, ये दोनों पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई हैं। आप याद रखना, इनका नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सैफरन की हम बात करें तो केसर भारत में मेनली जम्मू कश्मीर में होती है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में केसर किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो करेवा। और मैं आपको ये भी बता दूं, केसर के बागान करेवास कहलाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती किस मिट्टी में होती है? तो करेवा मिट्टी में होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का नया साल क्या कहलाता है? तो नवरे। नवरे नववर्ष है किसका? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी नदी चिनाब है, जिसको वैदिक काल में अस्कनी भी कहा जाता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील भी है। और बूलर झील को पानी झेलम नदी देती है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर केसर की खेती होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में तापमान की ऊंचाई के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और इसी परत में ओजोन
परत पाई जाती है? तो ओजोन परत आप जानते हैं समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और समताप मंडल में जेट जो होते हैं, जेट प्लेन, वो भी उड़ते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें कि जो हवाई जहाज या जेट विमान उड़ते हैं वो कौन से परत में है उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्लियर। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। अगला प्रश्न, अनाईमुड़ी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डोडा बेट्टा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैं आपको बता दूं, इसी डोडा बेट्टा श्रृंखला में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम ऊटी। तो कभी क्वेश्चन आए कि ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो डोडा बेट्टा की सीरीज में, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और उसके बाद में है डोडा बेट्टा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, तमिलनाडु में स्थित है। आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका कलसूबाई, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, तो कलसूबाई है। और गुरु शिखर आप जानते हैं, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का प्रावधान है, जो अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है? तो वित्तीय आपातकाल जो लगता है ना, वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता को खतरा होने वाला है, तो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। खैर, गनीमत है कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगर मोदी जैसे लोग और रहे तो ये भी आपको भारत में जल्दी देखने को मिलेगा। वित्तीय आपातकाल मतलब भारत में जो वित्तीय साख है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगी, और ऐसे में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 360। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत में जो CJI होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, उसको शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का ना एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24(6). अनुच्छेद 24(6) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। तो ये आप याद रखना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय की समीक्षा करने के लिए किया गया था? तो दोस्तों, सरकारिया कमीशन जो बना, मैं आपको बता दूं, साल 1983 में बना था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो आयोग बना था ना, सरकारिया कमीशन, ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है उसके समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद को मजबूत करने की सिफारिश दी थी। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग बना। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की व्याख्या मिलती है? तो आप याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है भाग 11। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए 1983 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को क्या कहते हैं जहां मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की दर अत्यधिक तीव्र होकर नियंत्रण से बाहर हो जाती है और मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो जाता है? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन में मैं आपको बता दूं, कीमतें प्रतिदिन या प्रति घंटे के हिसाब से अत्यधिक तेज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन लोग सामान खरीदने के लिए झोले भर के पैसे लेके जाते हैं। मुद्रा जो है उसका मूल्य लगभग शून्य हो जाएगा और चीज़ों के दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हर मिनट में, हर घंटे में बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन में
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO और NSSO के विलय के बाद अब कौन सी शीर्ष संस्था है? तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय का मापन करती है वो करती है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है? तो हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। और ये जयंती किसकी होती है? तो भारत के महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जयंती होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी नहीं आती? कृषि आती है, वानिकी आती है, मत्स्य, बैंकिंग और बीमा। बैंकिंग और बीमा की हम बात करें तो ये तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन जैसी गतिविधियां सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं और इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जबकि बैंकिंग और बीमा ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, पादप जगत में अनावृत बीजी पौधों की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता, बीज नग्न होते हैं। तो इसका सही क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में वे पौधे आते हैं जिनके बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात बिना फल के आवरण के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और ये जो बीज होते हैं ये इनमें अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, याद रखें, जैसे आपसे देवदार का वृक्ष है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, पाइनस होता है, पाइन है ना, पाइन, और साइकस है, साइकस, तो ये सब आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। बस आपके एग्जाम में इतना पूछता है कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, आप बताएंगे ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई भी कोटिंग या कोई भी लेयर या कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नग्न बीज जिसमें मिलेंगे उसको जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में जो हम ट्रांसपिरेशन की रेट मापते हैं उसको मापते हैं पोटोमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पोटोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। पोटोमीटर पौधे द्वारा पानी सोखने की दर को मापता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में रंध्रों को बंद करने का काम करता है? तो तनाव हार्मोन कौन सा है? वो है आपका एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एब्सिसिक अम्ल जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो सूखे या पानी की कमी के समय पौधों की पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे पानी की हानि को रोका जा सके, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो ये आप याद रखना कि पौधों में कौन सा हार्मोन होता है जो इमरजेंसी के समय पौधों की पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देता है? तो वो है आपका एब्सिसिक हार्मोन। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा गया ऑक्सिन हार्मोन। मैं आपको बता दूं, ऑक्सिन हार्मोन वो हार्मोन है जो पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये तने को ऊपर की ओर बूस्ट करता है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आप जानते हैं RBC का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और RBC जो बनती है ना, ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। और RBC मरती कहाँ पर है? तो स्प्लीन में मरती है, प्लीहा में मरती है। ये आप याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और RBC जो होती है ना, इसका आकार बाइकॉनकेव होता है, इस तरह से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बाइकॉनकेव आकार की होती है। अगला प्रश्न, पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा मुख्य अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है जिससे शरीर पीला पड़ने लगता है? जॉन्डिस जो होता है ना, इसमें यकृत प्रभावित होता है। तो लीवर इसका सही आंसर होगा। क्या होता है? जब हमारे लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगे, बिलिरुबिन, तो इसमें क्या होगा कि जब भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी आंखें पीली हो जाएंगी, हमारी त्वचा पीली पड़ने लगेगी, नाखून पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है ना, वो बॉडी में ख़राब हो जाती है। तो ये है आपका लीवर को डैमेज करने वाला रोग, जॉन्डिस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है जो अन्य सभी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है? तो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है
ठीक है। ये थायराइड, एडिनल और जनन ग्रंथियों को सक्रिय करने वाले हार्मोन छोड़ती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पट्टाडकल के स्मारक भारत के किस राज्य में है? तो पट्टाडकल के स्मारक कर्नाटक राज्य में है। हम्पी में मेनली आपको देखे जाते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। पट्टाडकल के स्मारक बागलकोट जिले में है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? मालप्रभा। मालप्रभा नदी के किनारे बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा गया पुरंदर दास को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पुरंदर दास। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड का त्यौहार है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था, भारत का 16वां राज्य था ये। और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक प्रकार की चिड़िया होती है, आप याद रखना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था साल 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आप याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जेनेवा में है, जेनेवा, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष का अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेन शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्लेन शहर। दोस्तों अगर आपसे पूछे ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में है। और UNEP का मुख्यालय ये आपका नैरोबी में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बिम्स्टेक का मुख्यालय आपका ढाका में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बिम्स्टेक में वो देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के आसपास अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले देशों का एक समूह है बिम्स्टेक, और इसका मुख्यालय ढाका में है, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, काठमांडू में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। साल 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 8 देश इसमें शामिल हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।